अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल AJK फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों? देखो, जैसे ये चैप्टर किया है, इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, छोटी से छोटी चीजें भी ना बताई हैं। तो वो एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना आपके लिए ना ये बाएं हाथ का खेल है। ओके, वहां पे तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस हैं भी नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन वगैरह और फैक्टराइजेशन वगैरह ही करनी है। इसी तरह एमसीक्यूज जस्ट टिक ही नहीं करने, सही से सॉल्व करना सारे एमसीक्यूज, देखना कौन से आंसर्स आ रहे हैं। ओके, अगर फिर भी किसी में कोई मसला हो रहा है तो आप लोग बता सकते हो, हम सॉल्व भी करवा देंगे। बट ये पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी जो बुक में दी हुई है, हम जस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट में आप लोगों को ऐसे ही समझाता हूं। देखो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक 50 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब मैं जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं ना, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड में, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड में। अब उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी हुई है टाइम की, और इसके साथ वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ वो जो ऑब्जेक्ट अभी मैंने ऊपर फेंका ना, वो कितने टाइम के बाद नीचे आके अर्थ पे स्ट्राइक करेगा। जस्ट ये बात उन्होंने पूछी हुई है। अब देखो, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, तो हमने क्या करना है जी, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 3 टर्म्स हैं, मेथड्स सारे याद हैं ना आप लोगों को। क्या करते थे? सबसे पहला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन लो जरा कुछ आ रहा है, यस -5 कॉमन आ रहा है। जब आप यहां से -5 कॉमन लोगे, देखो यहां पे t भी माइनस था तो t प्लस हो जाएगा, t का स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस साइन भी माइनस साइन, 15 है, 5 3 टाइम्स 15, यहां पे आया t। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आप ये स्टेप कर दो कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -5, इस -5 को खत्म कर देते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं t का स्क्वायर -3t -50 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -5। क्लियर है कैसे लिखा? यहां पे -5 मल्टीप्लाई में था, उधर लेके गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है ना ये बातें? शुरू में चैप्टर नंबर 1 से ये कंसेप्ट चल रहे हैं कि अगर एक साइड कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। इसी तरह अगर एक साइड कुछ डिवाइड हो रहा हो ना, तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब आओ जरा देखो, सॉरी यहां पे 5 को अगर मैं कॉमन लूं तो 5 10 टाइम्स 50 होता है ना, यहां पे क्या आएगा जी, 10 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या करना है, यहां पे एक स्क्वायर है, 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसा ही है ना? तो क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करूं, मेरे पास -3 आए और मल्टीप्लाई करूं -10 आए, तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो, 10 के फैक्टर्स लो, 10 2 5 8 5 1। अब 2 एंड 5 को लो, क्या मुझे माइनस चाहिए बड़ी के साथ, सॉरी माइनस चाहिए तो बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, -3। क्यों? क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 2 10,
यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 10, क्लियर है। यहाँ पे इसको तोड़ो, कौन से दो फैक्टर्स मिले, -5t एंड +2t, इन दो फैक्टर्स में तोड़ के लिख दिया। नेक्स्ट -10, जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो ना, वो भी जीरो हो जाता है। ओके, अब देखो यहां पे क्या करना है, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। यहां से t कॉमन लो, दो थे एक बचा, -1t था गया, यहां पे बचा सिर्फ 5। ओके, इधर +2 कॉमन लो, t 5 2 टाइम्स 10, ऐसा ही है। ओके, दोनों में कॉमन t -5 ले लिया, इधर बचा t, इधर बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये जो पहला फैक्टर है ये भी 0 के बराबर है, ये जो दूसरा फैक्टर है ये भी 0 के बराबर है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके, t -5 भी 0 के इक्वल है, t +2 भी 0 के इक्वल है। t इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5, +2 उधर जाके -2। ओके, टाइम आपके पास आ गया, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, बट टाइम की तो दो वैल्यूज आ गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, वो नीचे आके एक टाइम पे भी लगे और फिर थोड़ी देर बाद आके लगे 2 सेकंड्स के बाद। नो, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही ऑब्जेक्ट फेंका एक ही टाइम पे आके लगेगा। बट देखो जरा इसको, टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी बोला है मैं -12 बजे आपके पास आ जाऊंगा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं 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 हुआ। टाइम तो पॉजिटिव होता है ना। तो सिर्फ आप लिख सकते हो टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम लिख दो, टाइम ही लिखो, टाइम ही लिखो, छोड़ो वैल्यू। जो हमारे पास टाइम है ना, क्या है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो इग्नोर कर दो किसको, t इज इक्वल टू -2। तो आपके पास क्या है, 5 आया। सो लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर फेंका था वो क्या हुआ, नीचे आके ग्राउंड पे लगा। कब, आफ्टर, आफ्टर कितने सेकंड बाद, टाइम की यूनिट तो पता है ना, 5 सेकंड। क्लियर है, एस लिखा है 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद वो क्या आ गया जी, जमीन पे आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक, ये क्वेश्चन आसान है, बहुत 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 आसान सी चीजें। अब आओ इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी कि हमारे पास एरिया है 2 स्क्वायर शेप रूम्स का। स्क्वायर पता है ना क्या होता है, स्क्वायर आपके पास, स्क्वायर जो होता है ना उसकी 4 की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसके ये इसके, सारी की सारी साइड्स बेटा इक्वल होती हैं। क्लियर है। अब क्या कहा हुआ है कि एरिया ऑफ 2 स्क्वायर शेप रूम्स, 2 स्क्वायर शेप रूम्स है, उनका एरिया दिया हुआ है, एक का 49x स्क्वायर एंड दूसरा 64y स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि जब आप इन दो एरियाज का डिफरेंस लेते हो ना, डिफरेंस का मतलब पता है माइनस, जब माइनस करते हो तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया आ जाता है। ओके, मैंने वही लिखा, आल्सो फ्रॉम गिवन कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब पता है ना, माइनस माइनस। फिर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फाइंड करो इनकी डायमेंशंस, डायमेंशंस का पता है, रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल, इसी तरह ये साइड इसके इक्वल। इसकी डायमेंशंस का मतलब है, इसकी इस साइड को लेंथ कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं ना, इसकी लेंथ और विड्थ ही इसकी डायमेंशंस हैं। तो बात समझ में आई कि हमने इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है।
फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, और पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर तो आप लोगों को पता है, सम ऑफ ऑल द साइड, सारी साइड्स को ना जमा कर दो तो वो पेरीमीटर आ जाता है। ओके, अब एरिया आप लिख दो यहां पे एज, हमें पता है एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ओके, सो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, इज इक्वल टू, ये देखो इसको मैं जब भी माइनस आई स्क्वायर है तो लिख सकते हो 7x होल स्क्वायर माइनस 8y होल स्क्वायर। ऐसा ही है ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7x प्लस 8y 7x माइनस 8y। ऐसा ही है, ये मैंने कैसे लिखा, कैसे पता है ना, जो काम करते होते हैं लिखते भी होते हैं। a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, अब देखो जरा, एक आपके पास लेंथ आ गई, एक आपके पास विड्थ आ गई। सो आप लिख सकते हो कि जो लेंथ, एक को लेंथ कह दो 7x प्लस 8y कह दो, दूसरी को विड्थ कह दो 7x माइनस 8y कह दो। आगे यही तो इनकी डायमेंशन है भाई साहब, क्लियर है। अब नाउ हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का होता है फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, ये मैंने आपको रेक्टेंगल का फार्मूला एक्सरसाइज 4.2 या 3 में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थे वहां पे बताया भी था कि यहाँ पे आपके पास दोनों सेम है ना, L प्लस W लिख सकता हूं, दो लेंथ दो विड्थ। इसको आप L प्लस L2L, W प्लस W2 कॉमन लेके L प्लस W लिख सकते हो। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर हॉल का क्या आ जाएगा, 2 into L प्लस W। ऐसा ही है, तो 2L आपके पास क्या है, लेंथ 7x प्लस 8y प्लस विड्थ क्या है 7x माइनस 8y। क्या होगा, प्लस 8y माइनस 8y खत्म हो रहे हैं, 2 7 प्लस 7 14x, दोनों को मल्टीप्लाई करो 28x। ये आपके पास क्या आ गया जी, पेरीमीटर आ गया किसका, ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। जो आपके पास रेक्टेंगुलर हॉल था ना, उसका पेरीमीटर आ गया। क्लियर है, आसान है बातें, बहुत आसान है। इतनी बड़ी अंग्रेजी देख के घबरा मत जाना, बहुत आसान करके बताएंगे। क्लियर है, अब 2 क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसकी क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो मैंने लिख दी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिस्टेंस है किसी प्रोजेक्टाइल का। फिर पार्ट ए में हमसे पूछ रहे हैं कि ये जिस प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस है ना, इसी की जरा स्पीड मालूम करो कि किस रफ्तार से जा रहा है। अब देखो, ये जो स्पीड होती है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड जो होती है ये बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को तो हम स्पीड कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखो जरा, ये तो मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस, तो बेसिकली मैंने क्या निकालनी है, स्पीड। अगर ये टाइम को मैं इधर आके मल्टीप्लाई करूं, क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। देखो डिस्टेंस की 3 टर्म्स है, इनको मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास फैक्टर्स बनेंगे ना, आएंगी ना 2 एक्सप्रेशंस। तो मैं एक को स्पीड कह दूंगा, फिर दूसरी को छोड़ो, वो तो दूसरे पार्ट में पूछा है ना, तो ऐसे आ जाएगी स्पीड। तो जरा इसको फैक्टराइज करो,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, क्या प्लस माइनस करूं 12 मल्टीप्लाई करूं 35, 5 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स, तो मिल गए फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35, इन दो में कॉमन x, यहां पे एक x, यहां पे बचा 7, इन दो में कॉमन 5 बचा x प्लस 7, दोनों में कॉमन x प्लस 7, इधर से x प्लस 7 गया x बचा, इधर से x प्लस 7 गया 5 बचा। ओके, यहां तक क्लियर है कि अभी मुझे नहीं पता कि ये टाइम भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकती है। जो दूसरी चीज उन्होंने पूछी हुई है ना, कि वो उन्होंने पूछा हुआ है speed of time of projectile, we have to find time of projectile, या आप इसको पता है कैसे लिखो, सिंपल ऐसे लिख लो, ए को छोड़ो, we have to find speed and time of projectile and time of प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल की स्पीड फाइंड करनी है या टाइम फाइंड करना है। अब देखो ये डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस को मैंने सोल्व किया, मेरे पास स्पीड एंड टाइम आएगा, या तो ये स्पीड होगी या स्पीड ये होगी, या ये टाइम होगा या ये टाइम होगा, बट मुझे पता नहीं है, सो हम लिख देते ना हमें नहीं पता। ओके, क्या लिखूंगा कि इफ, अगर डिस्टेंस होगा ना x प्लस 7, तो स्पीड क्या होगी, जाहिर है इसको डिस्टेंस कह लिया, स्पीड नहीं सॉरी टाइम, तो टाइम क्या होगा जी x प्लस 5। ओके, उल्टा करो, अगर डिस्टेंस हुआ x प्लस 5, देन टाइम क्या होगा x प्लस 7। क्लियर है, ये आसानी से लिख दिया हमने, क्लियर है ये बात, ये फार्मूला हमने यूज किया तो हमने इसका क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। अब मिटा दो यहां से। ओके, अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है ये, ओके, ये एरिया दिया हुआ है किसका, सर्कल का, इससे हमने क्या निकालना है, एक तो रेडियस निकालना है, फिर हमने उसी से डायामीटर निकालना है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एरिया होता क्या है सर्कल का। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर का स्क्वायर। ये जो पाई है ना ये कांस्टेंट है, जैसे 2 ले लो 3 ले लो, वो कांस्टेंट है, तो पाई जहां पे भी नजर आ जाए ना तो कांस्टेंट होता है, याद है ना वैल्यू 22/7 या 3.1416। क्लियर है ये। फिर ये आर क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। अब ये रेडियस क्या होता है, इधर आओ, सर्कल तो पता है ना क्या होता है, देखा हुआ है, इस तरह का, ये क्या होता है, सर्कल होता है। अब रेडियस का मतलब है कि सर्कल का इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, ये सर्कल आया, ये इसका सेंटर आया, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। क्लियर है, आप इधर से इधर ड्रा कर लो, इधर से इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, जिधर मर्जी ड्रा कर लो, सर्कल से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, इधर 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 किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है ना वो रेडियस होता है, रेडियस होता है। क्लियर है। दूसरी चीज इसी क्वेश्चन में है डायामीटर। क्लियर है, डायामीटर क्या होता है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इधर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना इसको हम डायामीटर कहते हैं। अब देखो जरा, ये जो डायामीटर है ये दो रेडियस से मिलके नहीं बना है,
इधर पॉइंट सेंटर था, इधर से इधर तक रेडियस, फिर इधर से इधर तक रेडियस, तो ये r प्लस r, इसको हम 2r लिख सकते हैं। तो पता चल गया डायमीटर क्या होता है, फाइंड कर लोगे, आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब आ जाओ जरा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास एरिया दिया हुआ है, मुझे निकालना है रेडियस, जो चीज हम निकालते हैं उसको अकेला रख लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे, फिर r का स्क्वायर, इसको मैं पहले ले आता हूं, इसको बाद में, a डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। क्लियर है यहां पे, यहां तक क्लियर है? ओके, ये जो r का स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म करो, मुझे क्या चाहिए, सिंपल r चाहिए, क्योंकि रेडियस निकालना है, तो r इज इक्वल टू r का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, टेकिंग, क्या किया आगे लिख दो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने क्या ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसके साथ खत्म, तो r आपके पास क्या आ गया जी, a डिवाइडेड बाय पाई। अब a एरिया ऑफ एरिया तो हमारे पास सर्कल का ये दिया हुआ है, पुट करो पाई 4x का स्क्वायर माइनस पाई 20x प्लस पाई 25, यूनिट पुट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? अब देखो जरा, इधर से पाई कॉमन नहीं आ रहा है, ले लो 4x का स्क्वायर, पाई कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय पाई। जब ऊपर नीचे कुछ सेम हो तो वो कट जाता है ना, हाँ जी कट जाता है। तो r आपके पास क्या आ गया, 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, यहां तक क्लियर है, आसान है, हाँ हाँ बहुत बहुत आसान है। यहां से आगे देखो जरा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस को छोड़ो, इसको लिखो प्लस 5 का स्क्वायर, क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a आपके पास 2x, b आपके पास 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20x, ऐसा ही है। तो ये जरा बताओ किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, यहां पे लिखोगे आगे, यूजिंग क्या यूज किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, तो रेडियस आपके पास 2x माइनस 5 आ गया। क्लियर है, क्लियर है? देखो जब भी रूट करता है आपके पास प्लस माइनस आता है, जैसे टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ऐसे रेडियस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? ऐसा हो सकता है कि इसका रेडियस माइनस में चला जाए, नहीं हो सकता। ओके, नाउ अब आपने जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो करनी है डायामीटर। इसको अरेज करके इसका दूसरा आगे का पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं। नाउ एज वी नो दैट, हम जानते हैं ना कि जो ये डायामीटर होता है ये 2r होता है, दो रेडियस, 2 रेडियस क्या है 2x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2000 4x माइनस 5 2 10, तो ये आपके पास इसका डायामीटर आ गया। ओके, आसान है, सॉल्यूशन वही कुछ लग रहा है, फैक्टराइजेशन बहुत आसान वाली फैक्टराइजेशन, बट सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, आप लोगों को डराने के लिए ना थोड़ी सी 2-4 लाइंस में अंग्रेजी लिख ली, बट क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो सब कुछ आता है, कर लेंगे। यहां तक क्लियर है, आसान है। ओके, अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है, हमें एक स्क्वायर शेप गार्डन का एरिया दिया हुआ है। ओके, अब आपको पता है ना स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है?
अब देखो मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि एरिया, मुझे तो पता है एरिया है, अभी स्टेटमेंट से देख के मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, बट अगर आपको कहीं पे ये मीटर स्क्वायर नजर आए ना तो समझ लेना भैया ये मीटर स्क्वायर जो एरिया की यूनिट है ये एरिया दिया हुआ है। कहीं पे मीटर क्यूब नजर आए ना तो समझ लेना ये वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। इसी तरह कहीं पे सिर्फ मीटर दिया हो ना तो समझ लेना क्या ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये किसी लेंथ की यूनिट है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस या लेंथ दिया होगा। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले सबसे ए पार्ट में हमने लेंथ ऑफ ईच साइड, अगर मेरे पास एक साइड की लेंथ आ जाती है तो मेरे पास सारी लेंथ की साइड आ जाएंगी क्योंकि इक्वल है ना स्क्वायर में। तो आप लिख सकते हो, लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ स्क्वायर शेप जो गार्डन है उसका क्या एरिया है जी? 9x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। हमें पता है ना कि इसका जो आपको पता है एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, आप इसको सिंपल लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ का स्क्वायर लिख लो। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो, मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर है ना, माइनस इसको जरा छोड़ो लास्ट पे आओ 49 के लिखो 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास 3x, b आपके पास 7 3 21 इंटू 2 42। क्लियर है? यहां पे आगे लिख भी दो क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है लेंथ इनटू लेंथ, जिसको लिख दिया लेंथ का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है? a माइनस b का होल स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक लेंथ चाहिए ना, तो लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट कहां पे? ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा? इसका भी ले लो स्क्वायर रूट, इसका भी ले लो स्क्वायर रूट। ओके, लेंथ आ गई आपके पास 3x माइनस 7। ओके, क्लियर है यहां तक? अब दूसरी चीज क्या पूछी हुई है जी? एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है सिंपल आपका पेरीमीटर। ओके, याद रखना, बाउंड्री की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने क्या निकालनी है? एक्सप्रेशन फॉर ओके इट्स बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? स्क्वायर शेप गार्डन की। इसको पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक हो गया? अब देखो 4l लिख सकता हूं, क्यों? आगे लिख दो, पेरीमीटर जो होता है ना स्क्वायर का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 4l के। क्यों? चार साइड से ना, चारों को ऐड करो, l प्लस l प्लस l प्लस l 4l। ठीक है, देखो जरा 4l क्या है? 3x माइनस 7। अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 12x माइनस 7 इंटू 4 28। तो ये आपके पास क्या आ गई जी? एक्सप्रेशन फॉर इट्स बाउंड्री। ओके, क्लियर है? या इसको पेरीमीटर भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो, मर्जी है, बट फाइंड कर लेना। क्लियर है यहां तक? अब इसके साथ एक और पार्ट भी पूछा हुआ है जी, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ RS 120 पर मीटर। अब क्या कह रहे हैं कि क्या फाइंड करो? कीमत फाइंड करो। देखो उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास 120 प्राइस है पर मीटर का मतलब है 1 मीटर की, तो
क्या फाइंड करो, इस ये जो टोटल बाउंड्री है ना, इस सारे की कीमत मालूम करो। तो इसको हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगी। सिंपल, देखो आपके पास जो स्क्वायर था, ये आपने किसकी लेंथ फाइंड की ना, ये मीटर है, क्या 12x माइनस 48 1 मीटर, ऐसा ही है, ये 1 मीटर है। जब आपने इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करके इसको पेरीमीटर बना दिया ना, तो ये इसकी चारों साइड्स आ गई। अब चारों साइड्स की कीमत के लिए चारों के साथ 120 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो अभी उसी का जो पार्ट सी है ना, वो लिखते हैं। क्या कह रहे हैं, कीमत फाइंड करो किसकी, ये जो सारी की सारी साइड्स हैं ना, इनकी लेंथ की किस हिसाब से, 120 पर मीटर के हिसाब से। ओके, द गार्डन एट रेट, कौन सी रेट, 120 पर मीटर। तो क्या होगा, आगे समझ के क्या करोगे, देखो ये आपके पास लेंथ मीटर में है ना, ये एक साइड की लेंथ है, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 120, लेकिन स्क्वायर में तो 4 साइड्स होती है ना, तो इसके साथ 4 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका है, ये जो पेरीमीटर निकाला है ना 4 इंटू दिस वन 12x माइनस 28, इसी के साथ आप 120 मल्टीप्लाई कर दो पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर तो क्या है, क्या है, सारी की सारी उसकी सरफेस है ना, चारों लेंथ है ना, तो 120 इंटू आपके पास क्या आ रहा है 12x माइनस 28। अब कैलकुलेटर रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। ओके, क्लियर है, ये लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सिविल इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, एक मैप बना रहा है, एक नक्शा बना रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और उसका एरिया क्या है जी, गिवन एक्सप्रेशन इज, यही लिख दो, गिवन क्या है, x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, मीटर का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसका एरिया। हमने उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, तो आसान है ना, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, इसको तोड़ के लिखो जरा, इसको मैं 10x प्लस 4x लिख सकता हूं ना, 10 प्लस 4 14, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। अब फर्स्ट दो में x कॉमन बच्चा, x प्लस 10 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 10, दोनों में कॉमन x प्लस 10, इधर से बच्चा x, इधर से बच्चा प्लस 4। ये देखो, ये आपके पास एरिया, बट एरिया ऑफ जो आपके पास रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है, लिख सकते हो ना। ये आपके पास क्या आ गई जी, लेंथ और विड्थ आ गई, क्लियर है, लिख दो पीछे, एज लेंथ लिख लो किसके बराबर आ गई, x प्लस 10 के, और विड्थ किसके बराबर आ गई, x प्लस 4 के। क्लियर है, आसान है, यहाँ पे आगे लिख भी देना क्यों लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्यों के बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ, किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है, बट आपकी कॉपी पे तो जगह है ना, क्लियर है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या पूछा हुआ है जी, फाइंड द एक्सप्रेशन। अब इसकी पेरीमीटर की एक्सप्रेशन फाइंड करो। जो पेरीमीटर होता है ना किसका, रेक्टेंगल का, उसका फार्मूला याद है ना, ऑपोजिट साइड्स बराबर, मतलब 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। देखो 2 लेंथ क्या है, x प्लस 10, x प्लस 10 विड्थ क्या है, x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2x प्लस x 2x
प्लस 10 प्लस 4 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x प्लस 14 2028। क्लियर है? यहां तक एक्सप्रेशन ही निकालनी है। फिर कह रहे हैं कि अगेन फाइंड करो क्या कीमत प्लाट की 300 पर मीटर के हिसाब से। अब क्या करेंगे, लिखो किस हिसाब से कीमत फाइंड करनी है जी। तीन 300 पर मीटर। अब देखो एक साइड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो एक लेंथ है एक विड्थ है, दो लेंथ और दो विड्थ मिलके हमारे पास टोटल सरफेस टोटल साइड्स 4 साइड्स बनती हैं। तो 2l प्लस 2w के साथ ये कीमत मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल ये 300 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कर दो। ठीक है, अब 300 ऐसा ही है, इनको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर तो है ना, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, ये आंसर आ जाए। कर लो तो आंसर आपके पास आ गया। उसकी सारी साइड्स की कीमत किस हिसाब से, 300 पर मीटर के हिसाब से। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी कि हमारे पास एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो ये यूनिट देख के भी पता चल जाना चाहिए कि ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, ये जो यूनिट मीटर क्यूब है ना, ये देख के भी पता चल जाना चाहिए कि ये कोई वॉल्यूम ही है, क्योंकि बताया था ना जो एरिया होता है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। इसी तरह लेंथ हो या डिस्टेंस हो उसकी यूनिट क्या होती है, सिर्फ मीटर होती है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का। याद रखना क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, उसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। L इंटू एल इंटू एल, इसको हम L क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? अगर शेप क्यूब हो तो उसमें जो आपके पास वॉल्यूम होता है ना, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर था ना, उसमें दोनों साइड्स इक्वल थी। ओके, क्लियर है? अब इसके पार्ट 1 में पूछ रहे हैं कि हर साइड की लेंथ फाइंड करो। देखो अगर एक आ जाए तो तीनों आ जाएंगी। ओके, अब जरा वॉल्यूम हाफ क्यूब, क्यूब का क्या वॉल्यूम है, ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब। अब देखो हमें पता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है, L क्यूब के बराबर है। आगे लिख भी दो, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना वो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L या L क्यूब लिख सकते हो। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, दो क्यूब नजर आ रहे हैं, तो देखो ए क्यूब, जरा इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ, इस पे आओ, 2y का होल क्यूब लिख सकता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए यहाँ पे x है, x स्क्वायर यही है ना, तो ए स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू बी, बी आपके पास 2 प्लस 3a एज इट इज इंटू बी का स्क्वायर। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर दूसरा प्लस 3 पहला दूसरे का स्क्वायर। कुछ याद है किसके बराबर था, a क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़ इसी सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब। तो L क्यूब, इसको मैं a आपके पास x, b आपके पास 2y का होल क्यूब लिख सकता हूं। ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे भी क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब खत्म करना है तो क्यूब रूट ले लो।
ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें? एल की पावर 3 क्यूब रूट का मतलब है इंडेक्स 3, क्लियर है? 3 एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब। तो आपके पास ये लेंथ आ गई, ये जो लेंथ आई ना यही आपके पास हर साइड की लेंथ है। एल क्यूब का भी बेसिकली यही मतलब है। अब नेक्स्ट जो चीज इन्होंने पूछी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ बेस। अब देखो इन्होंने आप पूछ लिया एरिया, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। नाउ हम लिख सकते हैं एरिया, हमें पता है लेंथ इनटू क्या होता है? विड्थ होता है, बट इधर मैं लेंथ इनटू लेंथ ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ इनटू लेंथ लिख सकता हूं। एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो जरा, एक आपके पास x प्लस 2y, तो दूसरी भी x प्लस 2y, बेसल सेम तो पावर्स ऐड कर दो, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? एरिया आ गया। जरा स्क्वायर ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 2y। फॉर्मूला ओपन किया, एक्स स्क्र प्लस 4y का स्क्र प्लस 4xy। ओके, क्लियर है? या सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करो फिर भी यही आएगा। यहां तक क्लियर है? ये आपके पास बेस का एरिया आ गया। ठीक हो गया? एरिया ऑफ बेस भी लिख दो जो फाइंड कर रहे हो। क्या? L इंटू एल, एरिया ऑफ बेस। अब नेक्स्ट क्या है जी? एक्सप्रेशन फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। सी में पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, जो दीवारें हैं ना उसका टोटल सरफेस एरिया। एक बात याद रखना, क्यूब में जो टोटल फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, 4 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल। याद रखना कितने फेसेस? 4। फिर क्या? 4 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल। बट जब बात आ जाए ना वॉल्स की तो इसका मतलब है 4 साइड्स। ओके, क्लियर है? क्यों? सिर्फ जो वर्टिकल साइड्स होती है ना उन्हीं को वॉल्स में लिया जाता है। फिर एक फ्लोर में आती है, एक ऊपर सीलिंग में जो हॉरिजेंटल होती है। बट वॉल्स वाले केसेस में सिर्फ और सिर्फ 4 को कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। अगर आपसे फ्लोर का या ऊपर वाली छत या सीलिंग ऐसा भी कुछ पूछा जाए ना तो टोटल 6 लिखना, या उन्होंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा हो फिर भी 6 लिखना। क्लियर है? 4 इंटू क्या है? x प्लस 2y। एक्सप्रेशन ही पूछी हुई है, हाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x प्लस 8y। अब इसी तरह एक और पार्ट है, उसमें इन्होंने एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स। वही बात है फिर। वॉल्स की बात हो रही है सिर्फ, तो ये वाली चीज यूज करोगे। क्या रेट है? एट रेट ऑफ 60 पर मीटर, एट द रेट ऑफ 60 पर मीटर। ठीक है, 60 पर मीटर। अब देखो किसकी बात है? वॉल्स की। वॉल्स ये आई है ना, इसके साथ 60 इंटू क्या है? टोटल एरिया ऑफ वॉल्स। क्लियर है? 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 8y को। यहां पे जो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या? द वॉल्स। किस रेट पे? एट रेट ऑफ 60 मीटर
60 सॉरी पर मीटर। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जी। यहाँ पे आंसर खुद लिखना मल्टीप्लाई करके। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके टॉपिक कवर करने ऐसे दो कर सो। हाँ पढ़ दो, पहले पढ़ दो थोड़ा बहुत। अब इसी तरह हम इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करनी है, हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। देखो एक आएगी तो दूसरी तो वही होगी ना, लेंथ ऑफ ईच साइड। अब आ जाओ इस पे, देखो इसको कैसे फैक्टराइज करूं। यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन फैक्टर्स वाला फार्मूला है, ना ही कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग सकती, आइडेंटिटीज भी नहीं लग सकती, ना स्क्वायर वाली कोई लगती है, ना क्यूब वाली लगती है, ना रीग्रुपिंग हो सकती है। तो कैसे फाइंड करें हम लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखो अगर मैं एक मेथड यूज करूं जो अभी अभी किया था, कौन सा, स्क्वायर रूट बाय परफेक्ट डिवीजन वाला। देखो एक ही एक्सप्रेशन है तो वो यूज कर सकते हैं ना। एंड पे हमारे पास क्या आता था, जब 0 आता था तो हम प्लस माइनस करके यहां पे जो चीज आती थी लिखते थे ना, तो वो हमारे पास क्या आता था, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट आता था। तो अगर आप उस मेथड के साथ कोई भी क्वेश्चन फाइंड करते हो ना, तो इधर जो आपके पास आंसर आता है वही उसकी साइड होती है। याद रखना साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो होती ही पॉजिटिव है। तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जो आप सीधी तरह का मतलब कोई आसान फैक्टराइजेशन ना अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 4x4 माइनस 12x3 प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब देखो कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, देखो 2x², इसका स्क्वायर रूट आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x की पावर 4, यहां पे भी 2x², 2 2 हजार 4, x² x की पावर 4 प्लस माइनस। क्लियर है ना ये बात, नीचे उतरेगा माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब इधर एक्सप्रेशन आई, बाहर भी कुछ होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x²। अब देखो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, -12 आएगा, -3x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, x³ आए, x तो -3x, इधर भी इधर भी। या एक और तरीका बताया था कि इस वाली टर्म पे ना ये वाली टर्म डिवाइड कर दो, जो आंसर आता है वो यहां पे लिखो, फिर भी निजाम चल जाता है। अब आओ नेक्स्ट, ये जो -3x है इससे मल्टीप्लाई करो, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 3000 12x² into x³ माइनस माइनस प्लस 3 3000 9x का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस। ओके 37 में से 9 गया 28x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ओके यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, 2 2004x², 3 2006x। ओके ये दरमियान में माइनस वो वाला। अब जरा देखो मैं 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 28 है, 7 प्लस ही चाहिए तो प्लस 7, x² है उधर भी x² है तो x मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इधर भी लिख दो प्लस 7। ओके अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 4 टाइम्स 28x का स्क्वायर माइनस 7 6 42x प्लस 4 7 7 49 माइनस प्लस प्लस था माइनस, सब खत्म। ओके खलास खात्मा। अब आपके पास बताया ना लेंथ क्या आएगी ईच साइड। ओके
ओके ओके, किसके बराबर, ये जो ऊपर आपके पास आ गया ना आंसर, तो x² माइनस 3x प्लस 7, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड याद रखना, बाकी तो सारे मेथड्स बहुत आसान हैं, आप लोगों को आते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था, तो अच्छे से याद रखना। क्लियर है? ये वाला ना लिखते रहना आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक्सीएफ में याद ने बताया था इधर बाहर वाली टर्म जिसकी वजह से ये 0 बनता है वो आती है, बट अगर आप डिवीजन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हमेशा ऊपर वाला आंसर लिखना होता है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।